महाराष्ट्र में जब हमारी यूपी सरकार थी तो उस समय बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट और भी कई प्रोजेक्ट लाने की मैंने कोशिश की। पहली बात तो एक करीबन 25 साल हो गए मुझे एमएलए करके मैं काम कर रहा हूँ। उसमें कई बार सरकार में जो 5 साल रहा, अपोजिशन लीडर करके 5 साल रहा और अपोजिशन में एमएलए करके काम करते रहा। इसमें उत्तर महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए पूरे विधानसभा में हर बार कोशिश की। कई प्रश्न मैंने उठाए, कई चर्चाओं में भाग लिया और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखा गया वहाँ तो 3-4 बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र में हुई, जिसमें तापी सिंचन विकास महामंडल की स्थापना मैंने की, जो हमारी सरकारी यूपी सरकार की थी और उसके तहत करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। और 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में अभी तक खर्चा जो हो चुका है उसमें से तो करीब 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा अभी तक हो चुका है और 4,000 करोड़ का खर्चा होने के कारण कई प्रोजेक्ट उसमें पूरे भी हुए हैं, कई क्षेत्र में पानी भी गया है, पर पैसा पूरी तरह से न मिलने के कारण कई प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं। पहली बात तो यह है कि जब मैंने मंजूरी उसको दी, जब हमारे सरकार ने उसको मंजूरी दी तो करीबन 98 के दिसंबर महीने में हमने मंजूरी दी। अब उस समय से तो आज तक एक 15 और 17 साल होने के कारण उसमें कीमतें बढ़ गई, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने के कारण उतना पैसा ये सरकार ने हमें दिया नहीं है। अब ये धीरे धीरे पूरी करने की जिम्मेदारी इस सरकार की थी, अगले सरकार के ऊपर हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे करने वाले हैं। और इसके कारण भी एक पहली सबसे बड़ी उपलब्धि हुई सिंचाई के क्षेत्र में। दूसरी ये उपलब्धि हुई कि हमारे उत्तर महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्र में जितने तहसील है वो पूरे तहसील में जो बच्चे हैं 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के या फेल हो गए हैं, उनको वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था होना चाहिए, कुशलता, स्किल, टेक्निकल उनको ज्ञान आना चाहिए। इसलिए पूरे तहसील में ITI की स्थापना की, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग किया है वो इंस्टीट्यूट हमने स्थापन किया और उसमें कई लोग आज पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। नंदुरबार जिले की निर्मिति हमारे कार्यकाल में हुई, धरंगाव और बोडगढ़ तहसील की निर्मिति हमारे कार्यकाल में हुई और कई बड़े बड़े ब्रिजेस जो 30-35 करोड़ रुपए की जिसकी लागत है, ऐसा जड़ोत्कर्ष ब्रिज है जिसके आज के लागत करीब 50 करोड़ के ऊपर। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ब्रिजेस मैंने खड़े किए, बड़े नदियों पर, तापी नदी है, कोना नदी है, उसके ऊपर उस समय उसकी कॉस्ट जो थी 5-6 करोड़ रुपए की थी, जो आज के भाव में अगर पूछा जाए तो 15-20 करोड़ की होती है। तो 5-6 ब्रिजेस को वैसे बनाए, ब्रिजेस की व्यवस्था की, रोड्स की व्यवस्था की और उसमें टूरिज्म की व्यवस्था उसमें की। जो हमारा मुक्ताई टूरिज्म का प्रोजेक्ट है जिसमें 97 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को से हम लोग को टूरिज्म के लिए एक ही स्पॉट के लिए मिला है और पूरे नंदुरबार में और धुलिया में, सलगांव में ऐसे तीनों क्षेत्र के टूरिज्म के लिए करीबन आज तक हमने जो मंजूरी लाई है वो 150 करोड़ के ऊपर है और उसमें से कुछ पैसा हम लोगों को मिला है। ये टूरिज्म एक अलग क्षेत्र है जिसमें डेवलपमेंट करने की हमारी योजना है कि बाहर के लोग वहाँ आए। अजंता भी नजदीक है और अजंता जाने के लिए छोटे छोटे टूरिज्म को विजिट करके अजंता क्षेत्र की तरफ जाए। रास्तों के साथ साथ जब रास्तों का विकास हो तो इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए। कई कारखाने जो है हमारे तो बड़ी बड़ी चीजें, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शुगर फैक्ट्री थी तो करीब 12-15 साल हो गए बंद पड़ी थी। अभी उसको नए तरीके से सुधार कर मुक्ताई शुगर फैक्ट्री जो प्रतिभादेवी पाटिल साहब की थी कोऑपरेटिव यूनिट था और वो 15 साल पहले से ही बंद पड़ा था। अभी उसको प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शन करने के लिए लिया है और वो इस साल जो मुक्ताई शुगर फैक्ट्री इस साल शुरू होने वाले है तो कई लोगों को रोजगार मिलने वाला है। एक नई मुक्ताई स्पिनिंग मिल वो भी करीबन 8-10 साल से चालू होने के लगे थी। अब इस साल हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं। पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो गया, मशीनरी भी आगे उसकी और कुछ क्षेत्र में हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि शुगर फैक्ट्री चालू हो, स्पिनिंग मिल चालू हो, टेक्सटाइल पार्क चालू हो, उसमें किसानों को जहाँ रिसर्च के लिए कोई व्यवस्था हो तो बनाना रिसर्च सेंटर के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी तो पंजाब राव कृषि विभाग की ओर से कई जगह हमने आइडेंटिफाई की है जिसमें बनाना रिसर्च सेंटर, कॉटन रिसर्च सेंटर, इसके बारे में भी उसकी व्यवस्था हो, उसको मंजूरी भी लाई है। और ऐसे एक कृषि के क्षेत्र में आगे जाने के लिए ये एक व्यवस्था नहीं है। आगे चल के एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स ये बढ़ना चाहिए और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हम जोड़ा लगा रहे
अब हमारी सरकार सेंट्रल में है तो हमारी योजना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कई ऐसे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे क्षेत्र में उत्तर महाराष्ट्र में आए और उसके आधार पर हम सारे क्षेत्र में, मेरा ये ख्याल है खेती के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में उत्तर महाराष्ट्र बढ़ता जाए, आगे चलता जाए और अन्य क्षेत्र की तुलना में हम भी आगे जाए, ये हमारी खास की उत्तर महाराष्ट्र में आप बोल रहे कि स्पिनिंग मिल और उसको फैक्टर चालू करना है। उत्तर महाराष्ट्र में बहुत सारे बेरोजगार युवक है आज भी, तो क्या लगता है आपका उद्देश्य सफल हो पाएगा, उनको नौकरियाँ मिले? देखिए नौकरी तो पूरी तरह से उत्तर महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलना बहुत मुश्किल है, पर इनको अगर हम जैसा मैंने पहले बताया कि 10वीं और 12वीं के रखे उनको हम स्किल कुशलता का मार्गदर्शन करें या उसको ट्रेनिंग दें। वहाँ IT के लिए हमने कहीं नई कॉलेजेस है, कॉलेजेस में हमारे होते इंजीनियर होते हैं और कोई डिप्लोमा होता है, कोई उसमें भी अगर कोई MBA होता है, ऐसे लोगों को हम अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आज ऐसी स्थिति उत्तर महाराष्ट्र में कई लड़के दुनिया भर के कई देशों में आज भी काम कर रहे हैं। हमारी कल्पना ये है कि हाई रोजगार मिले तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सभी लोगों को एक ही जगह रोजगार मिले, पर उनको अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया जाए तो दुनिया भर के क्षेत्र में हो जाए, कमाए और वहाँ का पैसा हमारे क्षेत्र में माँ बाप को भेजे और यहाँ हमारा भी क्षेत्र उसमें विकसित हो, आगे जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, ऐसा कोई निर्णय था जिसको आपने रोका है जो गलत होने जा रहा था? कई निर्णय ऐसे जो बहुत सारे निर्णय हमने रुकवाए। महाराष्ट्र की विधानसभा में क्लस्टर डेवलपमेंट के विषय होते हैं, कभी FSI के विषय होते हैं, कभी इनके भ्रष्टाचार के विषय होते हैं। हम जब आघात करते हैं तो सरकार को 2 कदम पीछे जाना पड़ा है और ऐसे निर्णयों के कारण सरकार का नुकसान भी बच गया है। जैसे पुणे के जमीनों के विषय के बारे में मैं लड़ा था और उसके बारे में सरकार को निर्णय बदलना पड़ा था। मुंबई के क्षेत्र में कई निर्णय है कि यहाँ के निर्णय के लिए हम लोगों ने पूरा विधानसभा जोर शोर से उठाया था, सरकार ने उसको स्टे दिया। सरकार के कई निर्णय ऐसे होते हैं। तो सत्ता पक्ष में बैठना या विरोधी पक्ष में बैठना कौन सा काम सरल है? सरल तो देखो, जनता ने जहाँ दिया है सभी अच्छे हैं। अपोजिशन में अगर जनता ने हम लोगों को बैठा तो अपोजिशन का काम ईमानदारी से करो, जब सत्ता में बैठाएंगे तो सत्ताधारी पार्टी का काम ईमानदारी से करो। जब जिम्मेदारी अपोजिशन की है तो अपोजिशन की जिम्मेदारी ईमानदारी से करो। जो सरकार ने गलतियाँ की है, जो सरकार गलत कर रही है, वो सरकार जनता के सामने लाना चाहिए। दूसरी बात है कि अपोजिशन में काम करते समय ये सरकार को ऐसे ढंग से काम करने लगा कि जनता के हित में ही ये निर्णय लो। सत्ता में आते हैं तो जनता के हित में निर्णय लेकर भूमिका लेकर काम करते जाओ। आपके हिसाब से आपने राजनीति में बहुत सारे चढ़ाव उतार देखे, ऐसा कोई सरकार का निर्णय जो गलत लगा आपको? ऐसा तो अभी अचानक कोणते निर्णय आपल्याला आठवतात, बरेच निर्णय सरकारचे निर्णय आपण मागे फिरवले। कोई बात नहीं। आने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी का जादू चलेगा या यहाँ की महाराष्ट्र की बीजेपी पार्टी इतनी सक्षम है कि उनके दम पर चुनाव जीत सकते हैं? नहीं तो मोदी जी का जादू तो चलेगा, पहली बात है। 100 दिन हो गए मोदी जी कई निर्णय ऐसे लिए जो जनता के हित में है जी। अभी 100 दिन के अंदर मैंने देखा है कि मोदी जी ने कई पॉलिसीज ऐसी एडप्ट की कि अपने बाजू आजू के जितने भी देश है, सार्क के देश है, यहाँ का भूटान है, जापान है, वहाँ का चाइना है, इनके साथ अच्छे संबंध रखने के लिए उन्होंने कोशिश की। नेपाल जाके आए हैं और इससे क्या होता है, पहली बात यह है कि शांति बनाए रखो। दूसरी बात है अंदरूनी शांति बनाए रखो। अभी इन्होंने अंदरूनी शांति बनाने के लिए सारे स्टेट के लिए भी एक अच्छी सुविधा और एक अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की है। तीसरी बात यह है कि कानून व्यवस्था अच्छी है। चौथी बात यह है कि संरक्षण व्यवस्था ये अच्छी होने के लिए उन्होंने खुद उन्होंने जाके बॉर्डर पे इधर उधर भेज दी है। महंगाई कम करने के लिए भी उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं और आज महंगाई नियंत्रित लाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए इसके परिणाम आगे चल के हम लोगों को अच्छी तरह से दिखेंगे। किसानों को राहत मिलनी चाहिए और किसानों को राहत मिलनी चाहिए तो इस बजट सेशन में उन्होंने कई व्यवस्था की है कि हम सिंचाई की व्यवस्था किसान के हर क्षेत्र में करने की कोशिश की और जो किसानों के जो प्रोजेक्ट जो मैंने अभी पहले बताया कि हम लोगों ने किसानों के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे उत्तर महाराष्ट्र में हमने बनाए, पैसे के कारण पड़े हैं। जब हम उमा भारती से मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि
चिंता की कोई बात नहीं। जो बड़े प्रोजेक्ट आपके कई सालों से पेंडिंग पड़े उसको हम पूरे करेंगे। और उन्होंने 200 करोड़ रुपए मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही 24 घंटे के अंदर मुझे दे दिए कि बड़ा प्रोजेक्ट है बन पड़ा है तो 200 करोड़ रुपए दे दिए। उनकी धारणा ये है कि पूरे देश भर में ये जो प्रोजेक्ट बन पड़े हैं उनको धीरे धीरे पूरा करा जाए। इसलिए किसानों के खेत में रास्ता, किसानों के खेत में पानी और किसानों का जो प्रोडक्शन है उसको कम लागत में निकलना चाहिए। मतलब उसको खाद वगैरह के लिए पैसा लगता है उसको कम सब्सिडी देकर कम से कम खर्चे में होना चाहिए ये सुविधा। अभी एक तो ये बात है बिचौलियों के कारण महंगाई बढ़ती है। अभी पशु के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेरे पास थे हमारे गाँव में, उनको भी मैंने पूछा तो बोले कि किसानों को जो पूरी तरह से लागत के आधार पर कीमतें नहीं मिलती। इसका कारण प्रमुख कारण ये होता है कि बीच में जो दलाल है वो दलालों के कारण नहीं मिलता। इसलिए दलालों पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए नया कानून सरकार बनाना चाहिए।